12 जून 2025 की सुबह अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सब कुछ सामान्य था। यात्री अपने सामान के साथ लंदन जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 में सवार हो रहे थे। उनके मन में उम्मीदें थीं, सपने थे और अपनों से मिलने की चाहत थी। विमान में कुल 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य शामिल थे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी इसी विमान से यात्रा कर रहे थे। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह खूबसूरत सुबह इतिहास के सबसे काले दिनों में से एक बनने जा रही है। यह महज एक उद्यान नहीं थी, बल्कि 242 जिंदगियों का एक सफर था, जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया और ठीक टेकओफ के 60 सेकंड के भीतर एक अनहोनी घट गई। जो विमान आसमान की बुलंदियों को छूने वाला था, वो अचानक बेकाबू होकर जमीन पर आ गिरा। हवाई अड्डे के पास ही एक मेडिकल कॉलेज के छात्रावास की इमारत से टकराकर विमान आग के एक विशाल गोले में तब्दील हो गया। विमान में भरा हुआ हजारों लीटर ईंधन इस आग को और भड़का रहा था। चारों तरफ धुएं का गुब्बार, चीख पुकार और तबाही का मंजर था। एक पल में सपनों से भरी उड़ान मातम और राख के ढेर में बदल गई। यह हादसा सिर्फ एक विमान का गिरना नहीं था, बल्कि उन अनगिनत कहानियों का अंत था जो उस विमान के साथ आसमान में उड़ने वाली थी। इस भयानक हादसे की खबर जैसे ही फैली, पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। 242 लोगों में से 241 की मौत हो चुकी थी। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि यह 241 परिवारों का उतना है। उन दोस्तों का बिछड़ना है जो फिर कभी नहीं मिलेंगे, और उन सपनों का टूटना है जो अब कभी पूरे नहीं होंगे। हर तरफ सिर्फ एक ही सवाल था, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक बिल्कुल और सुरक्षित माने जाने वाले विमान से 8 साल ट्रीटमेंट के तुरंत बाद ऐसा कैसे कर सकते हैं? क्या यह कोई तकनीकी खराबी थी, मानवीय भूल थी, या फिर कोई ऐसी साजिश जिसका किसी को अंदाजा भी नहीं था? इन सवालों के जवाब ढूंढना अब जांच एजेंसियों के लिए सबसे एक चुनौती बन गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका गुजरात से एक गहरा और व्यक्तिगत जुड़ाव है, इस खबर से स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपना दुख व्यक्त किया और कहा कि यह उनके लिए एक व्यक्तिगत क्षति है, खासकर विजय रूपाणी जैसे पुराने साथी को खोना। लेकिन उनका काम सिर्फ दुख जताने तक सीमित नहीं रहा। उन्होंने तुरंत एक उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए और अगले ही दिन 13 जून को वे खुद उस दर्दनाक मंजर को अपनी आंखों से देखने के लिए अहमदाबाद पहुंच गए। यह दौरा सिर्फ एक प्रधानमंत्री का दौरा नहीं था, बल्कि एक ऐसे नेता का दौरा था जो अपनी जमीन और अपने लोगों के दुख को महसूस करने आया था, उन सवालों के जवाब तलाशने जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दे रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अक्सर संकट के समय एक मजबूत और संयमित प्रशासक के रूप में देखा जाता है। उनकी बॉडी लैंग्वेज हमेशा आत्मविश्वास से भरी रहती है। लेकिन 13 जून को जब वे अहमदाबाद में क्रैश साइट पर पहुंचे, तो देश ने उनका एक अलग ही रूप देखा। चारों तरफ फैले विमान के जले हुए मलबे, बिखरे हुए सामान और तबाही के निशान को देखते हुए उनके चेहरे पर जो भाव थे, वो किसी प्रधानमंत्री के नहीं, बल्कि एक दुखी इंसान के थे। उनकी आंखें नम थीं, चाल में एक भारीपन था और चेहरे पर गहरी उदासी साफ झलक रही थी। वे करीब 10 मिनट तक खामोशी से उस मंजिर को देखते रहे, जैसे उस तबाही की भयावहता को अपने अंदर समेटने की कोशिश कर रहे हों। क्रैश साइट का जायजा लेने के बाद प्रधानमंत्री सीधे अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे। वहां वे उन घायलों से मिले जिन्हें हादसे के दौरान चोटें आई थीं। लेकिन उनकी सबसे महत्वपूर्ण मुलाकात उस शख्स से हुई जिसे दुनिया चमत्कार कह रही थी। इस हादसे में इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश से प्रधानमंत्री ने विश्वास के बिस्तर के पास बैठकर करीब 10 मिनट तक उनसे बात की। उन्होंने विश्वास को ढाढ़स बंधाया, उनका हालचाल पूछा और उन्हें सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा दिया। यह एक प्रधानमंत्री और एक नागरिक के बीच की मुलाकात से कहीं ज्यादा थी। यह एक ऐसे इंसान की दूसरे इंसान से मुलाकात थी जो मौत को बेहद करीब से देखकर लौटा था। इस दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी का व्यवहार उन लोगों के लिए भी चौंकाने वाला था जो उन्हें सालों से जानते हैं। उन्होंने बार बार इस घटना को व्यक्तिगत क्षति बताया,
पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन पर शोक जताते हुए उनकी आवाज में एक खास दर्द था, जो एक पुराने सहयोगी को खोने का दर्द होता है। उन्होंने पीड़ितों के परिवारों को आश्वासन दिया कि इस मुश्किल घड़ी में सरकार उनके साथ खड़ी है और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगी। उनका यह भावुक अंदाज यह बता रहा था कि यह हादसा उनके लिए सिर्फ एक राष्ट्रीय त्रासदी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत घाव भी है, जिसका दर्द वे खुद महसूस कर रहे थे। प्रधानमंत्री का यह दौरा सिर्फ एक प्रतीकात्मक कार्यवाही नहीं, यह इस बात का संकेत था कि इस मामले की जांच को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जाएगी। उनके चेहरे की गंभीरता और उनकी आंखों की नमी ने देश को यह संदेश दिया कि वे इस हादसे की तह तक जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने जांच एजेंसियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि हर पहलू की बारीकी से जांच हो और सच को जल्द से जल्द सामने लाया जाए। एक प्रधानमंत्री का खुद घटनास्थल पर जाना और पीड़ितों से मिलना व्यवस्था को यह संदेश देता है कि इस मामले में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह दौरा उम्मीद की एक किरण भी थी कि शायद इस भयानक त्रासदी के पीछे का सच सामने आ सकेगा। जब 242 लोगों से भरे विमान में 241 की मौत हो जाए और सिर्फ एक शख्स जिंदा बचे, तो उसे आप क्या कहेंगे? चमत्कार, किस्मत या फिर विज्ञान का कोई अजूबा? विश्वास कुमार रमेश की कहानी कुछ ऐसी ही है। भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक विश्वास अपनी सीट 11A पर बैठे थे, जो विमान के एक इमरजेंसी एग्जिट के ठीक पास थी। शायद यही उनकी किस्मत थी। उन्होंने अपनी आंखों से जो देखा वो किसी भी इंसान को ताउम्र डराने के लिए काफी है। लेकिन वे न सिर्फ जिंदा बचे, बल्कि इस हादसे के सबसे अहम गवाह भी बन गए हैं। उनकी गवाही जांच की दिशा तय करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है, क्योंकि वे ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो बता सकते हैं कि विमान के अंदर आखिर हुआ क्या था। विश्वास ने अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी और जांच अधिकारियों को जो बताया वो दिल दहला देने वाला है। उनके शब्द थे, सब कुछ बहुत जल्दी हुआ। टेकोनेफ के 30 सेकंड बाद ही एक जोरदार धमाके जैसी आवाज आई और फिर विमान जमीन पर आ गिरा। उन्होंने बताया कि जैसे ही विमान जमीन से टकराया, उनके पास की एक खिड़की और दरवाजा टूटकर अलग हो गया। उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया और उसी टूटे हुए हिस्से से बाहर कूद गए। बाहर निकलते ही उन्होंने देखा कि पूरा विमान आग की लपटों में घिर चुका है। अगर वे कुछ सेकंड की भी देरी करते तो शायद आज वे यह कहानी सुनाने के लिए जिंदा नहीं होते। विश्वास कुमार का बचना सिर्फ एक संयोग नहीं है। विमान विशेषज्ञों का मानना है कि उनकी सीट की लोकेशन इमरजेंसी एग्जिट से नजदीकी और विमान के टकराने के बाद बने उस छेद में उनकी जान बचाई। विमान का अगला और पिछला हिस्सा पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन बीच का हिस्सा शायद कुछ सेकंड के लिए सलामत रहा होगा। इसी कुछ सेकंड के फासले ने विश्वास को जिंदगी और मौत के बीच से खींच निकाला। वे खुद इसे एक चमत्कार मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि वे जिंदा हैं। उनका बचना उन हजारों प्रार्थनाओं का नतीजा है या फिर किस्मत का खेल, यह कहना मुश्किल है। लेकिन विश्वास की कहानी सिर्फ एक चमत्कार की कहानी नहीं है, यह एक जिम्मेदारी भी है। वे इस हादसे के अकेले चश्मदीद हैं। उनकी यादें, उनके अनुभव और उनके द्वारा सुनी गई हर छोटी बड़ी आवाज जांच के लिए सोने की तरह कीमती है। क्या उन्होंने धमाके से पहले कोई और आवाज सुनी थी? क्या विमान में कोई कंपन महसूस हुआ था? क्या केबिन क्रू का व्यवहार समान था? इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ विश्वास कुमार रमेश के पास है। उनकी गवाही उस पहेली का सबसे अहम टुकड़ा है, जिसे जोड़कर ही जांचकर्ता इस भयानक हादसे की पूरी तस्वीर बना सकते हैं और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने का रास्ता खोज सकते हैं। किसी भी विमान हादसे की जांच में सबसे महत्वपूर्ण सुरागों में से एक होता है पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच हुई आखिरी बातचीत। अहमदाबाद क्रैश में भी कैप्टन सुमित सभरवाल के आखिरी शब्द इस पूरी गुत्थी को सुलझाने की चाबी बन गए हैं। कैप्टन सभरवाल एक बेहद अनुभवी पायलट थे, जिन्हें 8000 घंटे से ज्यादा की उड़ान का अनुभव था। उनके आखिरी संदेश ने जांचकर्ताओं को सीधे उस समस्या की जड़ तक पहुंचा दिया है, जिसने इस विमान को जमीन से उठने ही नहीं दिया। उनका यह संदेश विमान के ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो गया और अब यह इस जांच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। कैप्टन सभरवाल का एयर ट्रैफिक कंट्रोल को भेजा गया आखिरी संदेश बिल्कुल साफ और सीधा था। नो थ्रस्ट, लूजिंग पावर, अनेबल टू लिफ्ट। इसका हिंदी में मतलब है
कोई थ्रस्ट नहीं है, इंजन की शक्ति खत्म हो रही है, विमान ऊपर नहीं उठ पा रहा है। यह संदेश किसी भी पायलट के लिए सबसे बुरे सपने जैसा है। इसका सीधा सा मतलब है कि विमान के दोनों इंजन जो उसे आसमान में उठाने के लिए जरूरी ताकत देते हैं, एक साथ काम करना बंद कर चुके थे। यह एक बेहद दुर्लभ और खतरनाक स्थिति है, खासकर तब जब विमान टेकोनेफ कर रहा हो और जमीन से उसकी ऊंचाई बहुत कम हो। यह संदेश क्यों इतना महत्वपूर्ण है? क्योंकि यह पायलट की किसी गलती की आशंका को लगभग खारिज कर देता है। कैप्टन सभरवाल ने तुरंत पहचान लिया था कि समस्या क्या है और उन्होंने सही तरीके से एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना भी दी। उनका संदेश बताता है कि विमान में एक बहुत बड़ी और अचानक आई तकनीकी खराबी हुई थी, जिस पर उनका कोई नियंत्रण नहीं था। यह संदेश जांच की दिशा को मानवीय भूल से हटाकर सीधे विमान की मशीनरी, उसके इंजन और फ्यूल सिस्टम की तरफ ले जाता है। अब जांच का मुख्य केंद्र यह पता लगाना है कि आखिर दोनों इंजन एक साथ फेल कैसे हुए। कैप्टन सभरवाल और उनके को पायलट के पास शायद कुछ सेकंड का ही वक्त रहा होगा। उस भयावह स्थिति में भी उन्होंने शांत रहते हुए समस्या की सही पहचान की और इसकी सूचना दी। यह उनकी ट्रेनिंग और अनुभव को दिखाता है। भले ही वे विमान को बचा नहीं पाए, लेकिन उनके आखिरी शब्दों ने जांच को एक सही दिशा दे दी। यह संदेश उन 241 लोगों की कुर्बानी को व्यर्थ नहीं जाने देगा। यह हमें यह समझने में मदद करेगा कि उस दिन आखिर गलत क्या हुआ था, ताकि भविष्य में किसी और पायलट को और हजारों जानें बचाई जा सके। आइए हम एक पल के लिए कल्पना करने की कोशिश करते हैं कि उस विमान के अंदर आखिर क्या हुआ होगा, खासकर हादसे से पहले के उन 30 सेकंड में। इकलौते बचे यात्री विश्वास कुमार के बयान और पायलट के आखिरी संदेश को जोड़कर हम उस भयावह मंजर की एक तस्वीर बना सकते हैं। जब विमान ने रनवे पर दौड़ना शुरू किया होगा, तो यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट कस ली होगी और टेकोनेफ के उस हल्के से झटके के लिए खुद को तैयार कर लिया होगा। सब कुछ सामान्य लग रहा होगा। खिड़की से बाहर देखने पर जमीन पीछे छूटती हुई दिख रही होगी और यात्रियों के मन में एक नई यात्रा का उत्साह होगा। लेकिन अचानक टेकोनेफ के कुछ ही पलों बाद कुछ गड़बड़ हुई। विश्वास कुमार के मुताबिक एक जोरदार आवाज आई। यह आवाज शायद इंजन के फेल होने की थी। जैसे ही दोनों इंजनों ने ताकत देना बंद किया होगा, विमान के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई होगी, जो इंजनों की सामान्य गड्ढाहट के बंद होने से पैदा हुई होगी। विमान जो ऊपर की ओर जा रहा था, अचानक हवा में लदड़ियां खड्डाने लगा होगा। यात्रियों को यह महसूस हुआ होगा कि कुछ बहुत गलत हो रहा है। शायद केबिन की लाइटें झपकने लगी होंगी और ऑक्सीजन मास्क नीचे आ गए होंगे। लोगों में घबराहट और डर का माहौल बन गया होगा। कॉकपिट के अंदर का माहौल और भी तनावपूर्ण रहा। कैप्टन सुमित सभरवाल और उनके को-पायलट तुरंत समझ गए कि वे अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी इमरजेंसी का सामना कर रहे हैं। उनके सामने लगे कंट्रोल्स पर चेतावनी की बत्तियां जल बुझ रही हैं, जो बता रही हैं कि दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। उन्होंने किसी तरह हवा में बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन इंजन की ताकत के एक भारी संभालना लगभग नामुमकिन है, खासकर जब आप जमीन के इतने करीब हो। उन्होंने एडीसी को अपना आखिरी हताश संदेश भेजा। ताकत नहीं है, ऊपर नहीं जा सकता। ये आखिरी 30 सेकंड उन 242 लोगों के लिए अनंत काल की तरह बीते होंगे। डर, अनिश्चितता और बेबसी का वो मामला जिसकी हम सिर्फ कल्पना ही कर सकते हैं। विमान तेजी से नीचे की तरफ बढ़ रहा है। यात्रियों को अपनी जिंदगी को चलते हुए फिर एक जोरदार झटका लगा होगा जब विमान जमीन से टकराया और उसके बाद सिवाय आग और धुएं के कुछ नहीं बचा। यह 30 सेकंड का मंजर हमें याद दिलाता है कि तकनीक की दुनिया में भी जिंदगी कितनी नाजुक और अनिश्चित हो सकती है। यह उन लोगों की कहानी है जिनके पास अलविदा कहने का भी वक्त नहीं था। वो रहस्यमयी भिन्न भिनाने की आवाज, क्या यही है हादसे का सुराग? इस हादसे की जांच में एक और अहम सुराग सामने आया है, जो किसी चश्मदीद या ब्लैक बॉक्स से नहीं, बल्कि एक वीडियो से मिला है। क्रैश का एक वीडियो जो शायद किसी ने जमीन से बनाया था, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विमान के गिरने के ठीक पहले एक अजीब सी, तेज भिन भिनाने या सरसराने जैसी आवाज साफ सुनाई दे रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह कोई मामूली आवाज नहीं है, बल्कि यह इस हादसे के पीछे की तकनीकी वजह को उजागर कर सकती है।
यह आवाज उस पहेली का एक और अहम हिस्सा है जो हमें सच के और करीब ले जा सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार यह आवाज रैम एयर टरबाइन या RAT के चालू होने की हो सकती है। RAT एक छोटा सा पंखा या प्रोपेलर होता है जो विमान के पेट या पंखों के नीचे छिपा होता है। यह एक तरह का इमरजेंसी जनरेटर है। यह सिर्फ और सिर्फ तभी बाहर निकलता है और काम करना शुरू करता है जब विमान के दोनों मुख्य इंजन फेल हो जाते हैं और विमान की सारी इलेक्ट्रिकल पावर खत्म हो जाती है। इसका काम हवा के दबाव का इस्तेमाल करके बिजली पैदा करना है ताकि पायलट के पास विमान के जरूरी कंट्रोल सिस्टम्स को चलाने के लिए न्यूनतम पावर बची रहे। अगर यह आवाज वाकई रैट की है तो यह पायलट के आखिरी संदेश की पुष्टि करती है कि विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो गए थे। यह एक बेहद गंभीर स्थिति है। आधुनिक विमानों को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि दोनों इंजनों का एक साथ फेल होना लगभग असंभव है। हर इंजन का अपना अलग फ्यूल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और कंट्रोल सिस्टम होता है। इसलिए दोनों का एक ही समय पर बंद हो जाना किसी बड़ी और कॉमन समस्या की तरफ इशारा करता है जिसने दोनों इंजनों को एक साथ प्रभावित किया। यह आवाज इस थ्योरी को और मजबूत करती है। तो यह भनभनाने की आवाज हमें क्या बताती है? यह बताती है कि विमान में अपनी मुख्य शक्ति पूरी तरह खो गई थी और वह अपने आखिरी इमरजेंसी सहारे पर चल रहा था। यह बताती है कि पायलटों के पास विमान को बचाने के लिए न तो ताकत थी और न ही ज्यादा समय। RAT सिर्फ जरूरी कंट्रोल्स को जिंदा रख सकता है, लेकिन यह इंजनों की तरह विमान को हवा में नहीं उठा सकता। यह आवाज उस बेबसी का सबूत है जिसका सामना पायलट और यात्री उस वक्त कर रहे थे। यह एक खामोश चीख की तरह है जो हमें बता रही है कि विमान अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। जांच के 3 रास्ते: इंजन, ईंधन या फिर कोई और गड्ढा-बड्ढी। अब जब यह लगभग साफ हो गया है कि हादसा दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की वजह से हुआ, तो जांचकर्ताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि इंजन फेल क्यों हुए। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जांच एजेंसियां मुख्य रूप से 3 अलग-अलग संभावनाओं पर काम कर रही हैं। पहली और सबसे सीधी संभावना है इंजन में ही कोई मैकेनिकल खराबी। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में लगे इंजन बेहद आधुनिक और भरोसेमंद माने जाते हैं, लेकिन आखिरकार वे भी मशीनें ही हैं। क्या इंजन के अंदर कोई पुर्जा टूट गया? क्या टरबाइन ब्लेड्स में कोई समस्या आ गई? जांचकर्ता मलबे से मिले इंजनों के टुकड़ों की बारीकी से जांच कर रहे हैं ताकि किसी भी तरह की मैकेनिकल गड्ढा-बड्ढी का पता लगाया जा सके। दूसरी ओर एक बहुत मजबूत संभावना है ईंधन यानी फ्यूल में गड्ढा-बड्ढी। हो सकता है कि विमान में जो ईंधन भरा गया था वह दूषित हो। ईंधन में पानी, धूल या किसी और केमिकल की मिलावट इंजन के फ्यूल पाइप को ब्लॉक कर सकती है और इंजन को बंद कर सकती है। चूंकि दोनों इंजन एक ही फ्यूल टैंक से ईंधन ले रहे थे, इसलिए दूषित ईंधन दोनों इंजनों को एक साथ बंद कर सकता है। जांचकर्ता अब उस फ्यूल के सैंपल की जांच कर रहे हैं जो AI 171 में भरा गया था और साथ ही उस टैंकर की भी जांच कर रहे हैं जिसने फ्यूल भरा था। यह थ्योरी दोनों इंजनों के एक साथ फेल होने की गुत्थी को काफी हद तक समझा सकती है। तीसरी संभावना विमान के विंग फ्लैप्स से जुड़ी है। फ्लैप्स पंखों का वह हिस्सा होते हैं जो टेक-ऑफ और लैंडिंग के समय बाहर निकलते हैं ताकि विमान को ज्यादा लिफ्ट मिल सके। कुछ विशेषज्ञों ने वीडियो देखकर यह अनुमान लगाया है कि शायद विमान के फ्लैप्स टेक-ऑफ के लिए सही पोजीशन में नहीं थे। अगर ऐसा होता है तो विमान को उड़ने के लिए जरूरी लिफ्ट नहीं मिलती और वह गिर सकता है। हालांकि बोइंग 787 जैसे आधुनिक विमान में ऐसे कई ऑटोमेटेड सिस्टम और अलार्म होते हैं जो फ्लैप्स की गलत सेटिंग पर पायलट को तुरंत सावधान कर देते हैं। इसलिए इस थ्योरी की संभावना थोड़ी कम मानी जा रही है, लेकिन जांच में इसे भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन 3 मुख्य थ्योरीज के अलावा जांचकर्ता हर छोटे बड़े पहलू पर गौर कर रहे हैं। विमान की मेंटेनेंस हिस्ट्री, उसकी उम्र जो करीब 12 से 13 साल थी और पायलटों की ट्रेनिंग रिकॉर्ड, हर चीज को खंगाला जा रहा है। असली वजह शायद इनमें से कोई एक हो या फिर इन सब का एक दुर्भाग्यपूर्ण मिश्रण। सच का पता लगाना आसान नहीं होगा। इसके लिए ब्लैक बॉक्स के डेटा, मलबे की फॉरेंसिक जांच और हर सबूत को एक साथ जोड़कर देखना होगा। पूरा देश इंतजार कर रहा है कि जांचकर्ता जल्द से जल्द इस क्यों का जवाब ढूंढ निकालें ताकि भविष्य को सुरक्षित बनाया जा सके। अहमदाबाद का यह हादसा
इसलिए भी दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यह बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर से जुड्ढा पहला बढ़ा और घातक हादसा है। जब से इस विमान ने उड़ान भरनी शुरू की है, तब से इसका सुरक्षा रिकॉर्ड बेदागा रहा है। ड्रीमलाइनर को विमान उद्योग में एक क्रांति की तरह देखा जाता है। यह हल्का है, ज्यादा ईंधन बचाता है और यात्रियों को ज्यादा आरामदायक सफर का अनुभव देता है। इसकी बेहतरीन सुरक्षा रिकॉर्ड की वजह से दुनिया भर की एयरलाइंस इस पर बहुत भरोसा करती है। लेकिन इस एक हादसे ने अब इस भरोसे पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। इस हादसे के बाद भारत के विमानन नियामक DGCA ने तुरंत एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने एहतियात के तौर पर एयर इंडिया के पूरे बोइंग 787 पेढ़े की सघन जांच के आदेश दिए हैं। इसका मतलब है कि एयर इंडिया के सभी ड्रीमलाइनर विमानों के इंजन, फ्यूल सिस्टम और दूसरे जरूरी पुर्जों की बारीकी से जांच की जाएगी, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि अहमदाबाद जैसी खराबी किसी और विमान में तो नहीं है। यह एक जरूरी कदम है, क्योंकि यात्रियों की सुरक्षा से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। दुनिया भर की दूसरी विमानन एजेंसियां भी इस जांच पर करीबी नजर बनाए हुए हैं। यह हादसा बोइंग कंपनी के लिए भी एक बड़ी चुनौती है। 737 मैक्स विमानों से जुड़े हादसों के बाद बोइंग की साख पर पहले ही काफी असर पड़ीदा था। अब 787 ड्रीमलाइनर, जो उनकी सबसे सफल और प्रतिष्ठित पेशकशों में से एक है, पर सवाल उठने लगे हैं। अगर जांच में यह पता चलता है कि हादसा विमान के डिजाइन या किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट की वजह से हुआ, तो बोइंग को दुनिया भर में खड़े ही अपने हजारों विमानों में सुधार करना पीड़ सकता है, जो उसके लिए एक बहुत बड़ा वित्तीय और साख का संकट होगा। इसलिए बोइंग के इंजीनियर भी इस जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। हालांकि हमें यह याद रखना होगा कि अभी किसी भी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। हवाई जहाज बेहद जटिल मशीनें होती हैं और हादसे अक्सर कई छोटी छोटी गड़बड़ियों की एक चेन का नतीजा होते हैं। हो सकता है कि समस्या विमान के डिजाइन में न होकर उसकी मेंटेनेंस या किसी बाहरी कारक में हो। जब तक ब्लैक बॉक्स का पूरा डेटा सामने नहीं आ जाता और मलबे की जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक ड्रीमलाइनर को सीधे तौर पर दोषी ठहराना सही नहीं होगा। लेकिन ये क्या है, इस हादसे ने इस सपने वाले विमान की अजीब लगने वाली छवि को एक गहरा धक्का जरूर पहुंचाया है। अनगिनत सवाल और एक खामोश आसमान आगे क्या? अहमदाबाद का आसमान अब खामोश है, लेकिन अपने पीछे अनगिनत सवाल छोड़ गया है। एक ऐसा विमान जो सपनों की उड़ान भरने वाला था, वो जमीन पर क्यों रह गया? एक ऐसा पायलट जिसके पास हजारों घंटों का अनुभव था, वो बेबस क्यों हो गया? और एक ऐसी तकनीक जिस पर पूरी दुनिया भरोसा करती है, वो आखिरी पलों में धोखा क्यों दे गई? ये सवाल सिर्फ जांचकर्ताओं या सरकार के नहीं है, बल्कि हर उस आम नागरिक के हैं जो हवाई जहाज में सफर करता है, यह मानकर कि वह सुरक्षित है। इस हादसे ने उस भरोसे की नींव को हिला दिया है। अब आगे का रास्ता लंबा और चुनौतियों से भरा है। जांचकर्ताओं को ब्लैक बॉक्स से मिले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर का विश्लेषण करना होगा। यह एक जटिल प्रक्रिया है, जिसमें हफ्तों या महीने भी लग सकते हैं। उन्हें मलबे के हर टुकड़े को जोड़कर यह समझने की कोशिश करनी होगी कि विमान के साथ क्या हुआ था। उन्हें विश्वास कुमार की गवाही, ATC रिकॉर्ड्स और जमीन पर मौजूद सबूतों को एक साथ रखकर पूरी कहानी को फिर से बनाना होगा। इस पूरी प्रक्रिया में सबसे जरूरी है धैर्य और जिम्मेदारी। किसी भी तरह की अफवाह या अधूरी जानकारी पर आधारित निष्कर्ष निकालना पीड़ितों के साथ सबसे बेढीढ़ा अन्याय होगा। इस हादसे से हमें कुछ कड़ीढ़े सबक भी सीखने होंगे। क्या हमारे एयरपोर्ट्स पर फ्यूल की जांच के प्रोटोकॉल पर्याप्त मजबूत हैं? क्या विमानों की मेंटेनेंस प्रक्रिया में किसी तरह की कोई ढिलाई तो नहीं बरती जा रही है? क्या पायलटों को ऐसी दुर्लभ इमरजेंसी स्थितियों से निपटने के लिए और बेहतर ट्रेनिंग की जरूरत है? जांच की रिपोर्ट जब आएगी तो उसमें सिर्फ हादसे के कारणों का जिक्र नहीं होना चाहिए, बल्कि भविष्य के लिए ठोस सुझाव भी होने चाहिए, ताकि ऐसी त्रासदी दोबारा न हो। हर जान कीमती है और इस हादसे में खोई 241 जानें हमें यह याद दिलाती है कि सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता। अंत में यह कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं है, यह उन 241 लोगों की कहानी है जिनकी जिंदगी अचानक खत्म हो गई। यह उस एक शख्स की कहानी है जिसे किस्मत ने बचा लिया। यह उस प्रधानमंत्री की कहानी है
जो अपने लोगों के दर्द में शरीक होने आया। और यह उन अनगिनत सवालों की कहानी है जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है। जब तक हमें यह पता नहीं चल जाता कि AI 171 के साथ असल में क्या हुआ था, तब तक न्याय अधूरा रहेगा। उम्मीद है कि जांच हमें सच तक ले जाएगी और उस सच से सीखकर हम अपने आसमान को सभी के लिए और ज्यादा महफूज बना पाएंगे।